हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार क्यातल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज है 11 अप्रैल 2021 और आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। आवर पॉइंट नंबर 1 इज chorion is the outermost extra embryonic membrane that gives rise to placenta। हम सभी जानते हैं कि प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू जब बेबी वुम्ब में होता है, गर्भाशय में होता है, तो उसे खाना पीना मिलता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। और इस प्लेसेंटा का निर्माण जो है एम्ब्रियो की आउटर लेयर, जिसे हम कोरियन के नाम से जानते हैं, उससे होता है। इन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट यू शुड एस्टैब्लिश एयरवे फर्स्ट। कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में हमें पेशेंट का एयरवे एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमन पर्सनैलिटी ऑपरेट्स ऑन 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है 3 लेवल पर ऑपरेट होती है, कॉन्शियस लेवल पर, प्री कॉन्शियस लेवल पर और अनकॉन्शियस लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट, पर्नीशियस एनीमिया अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन जीआई ट्रैक्ट। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। यदि किसी पर्सन में विटामिन B12 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो उस पर्सन में पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन बॉडी इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन पर डिजीज। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है हमारे शरीर में वैक्सीन दिए जाने के बाद हमारे शरीर द्वारा उस वैक्सीन में मौजूद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करना। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट्स इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज अकर। यदि हमारे ब्रेन को 4 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले तो यहाँ मौजूद सेल्स डेथ होने लग जाती हैं और फिर ये सिचुएशन इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज के रूप में जानी जाती है। हमारे ब्रेन में पाए जाने वाली सेल्स यदि एक बार डेड हो जाएं तो फिर उन्हें हम वापस ठीक नहीं कर सकते, या फिर यूं कहें कि ब्रेन की सेल्स के अंदर रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से यदि एक बार ये डेड हो जाएं तो फिर इन्हें वापस ठीक कर पाना असंभव है। जबकि हमारे शरीर के अन्य पार्ट्स में पाए जाने वाली सेल्स के अंदर रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इनकी यदि डेथ हो जाए तो भी इनकी जगह नई सेल्स आ सकती हैं। यू शुड काउंट नियोनेट्स रेस्पिरेशन फॉर 1 फुल मिनट। नियोनेट्स का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी जिसकी उम्र 28 दिन से कम है। यदि उसकी उम्र 1 से 7 दिन की है तो उसे अर्ली नियोनेट, और अगर 8 दिन से 28 दिन के बीच है तो उसे लेट नियोनेट के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे नियोनेट्स के अंदर, बच्चों के अंदर हमें रेस्पिरेशन यदि काउंट करना है तो हमें पूरा 1 मिनट तक रेस्पिरेशन काउंट करना चाहिए। मेडुलोब्लास्टोमा इज अ मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्रेन ट्यूमर टाइप कौन सा है, तो आप कहेंगे मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों में पाया जाने वाला ब्रेन ट्यूमर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्रेन ट्यूमर टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म 2 फेजेस। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होती है उसकी 2 फेजेस होती हैं। पहली होती है एनाबॉलिज्म, जिसे हम कंस्ट्रक्शन फेज के नाम से भी जानते हैं। इस समय हम सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव फेज के रूप में जानते हैं, यानी इसमें सब्सटेंस को डिस्ट्रक्चर किया जाता है, तोड़ा जाता है। एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी का फॉर्मेशन करना,
और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना या ब्रेक डाउन करना। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज दैट प्रिपेयर्ड आउटसाइड द बॉडी। पैसिव इम्यूनाइजेशन सिंपली हम कहें तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर शरीर के बाहर एंटीबॉडीज़ तैयार किए जाते हैं और फिर इन एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाता, इसलिए हम इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या था कि जैसे ही कोई रोग हमारे शरीर में आया, उस रोग को पहचान कर शरीर खुद मेहनत करके अपने हिसाब से एंटीबॉडीज़ बना रहा था, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ हमें तैयार बाहर से ही मिल रहे हैं, इसलिए ऐसा इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेपेरिन सोडियम इज यूज्ड इन रीनल डायलिसिस। हेपेरिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि शरीर में क्लॉट फॉर्मेशन को रोकते हैं। रीनल डायलिसिस करते समय हेपेरिन सोडियम को डाला जाता है ताकि हमारे शरीर में रक्त के थक्के या क्लॉट का निर्माण ना हो। हेपेरिन से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एंटीडोट। हेपेरिन सोडियम का एंटीडोट होता है प्रोटामीन सल्फेट। वेट गेन इज अ मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, इस वर्ड को हम पहले समझते हैं। पेरेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है? पैर जहाँ पर भी लगता है PARE, इसका मतलब होता है के अलावा, और एंट्रल का मतलब होता है GI ट्रैक्ट से संबंधित। ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन का तरीका जो कि पर्सन के GI रूट से यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ना दिया जाए, यानी पर्सन को यदि माउथ से खाना ना दिया जाए, इसके अलावा किसी और रूट से पर्सन को कोई भी खाना या मेडिसिन दी जाए तो वो पेरेंटल रूट कहलाएगा। पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी किसी पर्सन में इफ़ेक्टिव है या नहीं, इसे हमें यदि चेक करना होता है तो इसका मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर वेट गेन को माना जाता है। यदि किसी पर्सन में पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के दौरान वेट बढ़ रहा है तो हम ये मानेंगे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी के ऑर्गन्स का प्रेगनेंसी के दौरान बनना, और ये जो प्रक्रिया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स आफ्टर नियोनेट्स बर्थ एंड एंड्स विथ एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। लेबर को हम वैसे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, उसमें ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर सर्वाइकल डायलेशन के 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक मानी जाती है। जैसे ही सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर होता है, सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है और सेकंड स्टेज में ही बच्चे का जन्म होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, डिलीवरी हुई, उसके बाद से थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है, और जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हुआ, एक्सपल्शन हुआ प्लेसेंटा का, थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हो जाती है। थर्ड स्टेज के बाद जो आखिरी स्टेज आती है उसे हम ऑब्जर्वेशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेज में जो वुमेन है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज अकर्स बिटवीन द 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज। जब बच्चा 12 से 20 साल की उम्र के बीच का होता है, उस समय उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज चलती है, और ये क्लासिफिकेशन एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। बेल्स पाल्सी ड्यू टू डिस्टर्ब 7th क्रेनियल नर्व। यदि किसी पर्सन के अंदर 7th क्रेनियल नर्व के अंदर डैमेज हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम बेल्स पैल्सी कहेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है कि बेल पैल्सी के अंदर कौन सी नर्व प्रभावित होती है, तो आप कहेंगे बेल्स पैल्सी के अंदर 7th क्रेनियल नर्व प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पाइका कास्ट ड्राइज कंप्लीटली इन 24 to 74 आवर्स।
सिंपली हम कहें तो स्पाइका कास्ट को सूखने में, ड्राई होने में 1 से 3 दिन का समय लगता है, 24 से 74 आवर्स तक। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन अकर्स व्हेन द सीरम पोटेशियम लेवल बिलो 3.5 MEQ per L. दिस इज अ टाइपिंग एरर, सो प्लीज इग्नोर इट। यहाँ पर पोटेशियम लेवल यदि 3.5 MEQ पर L से कम हो जाए तो इस सिचुएशन को हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं, कैलीमिया के नाम से जानते हैं। हाइपोकैलीमिया इज अ कंडीशन व्हेन पोटेशियम लेवल इन ब्लड बिलो 3.5 MEQ पर L, और पोटेशियम का लेवल जो नॉर्मली माना जाता है 3.5 से 5.2 MEQ पर L माना जाता है। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोटेशियम या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ये दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए बहुत घातक हैं। पोटेशियम का रिचेस्ट सोर्स भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा पोटेशियम जो है बनाना में पाया जाता है, केले में पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ टाइपिंग एरर, इग्नोर इट, इट इज एन्यूरिया। एन्यूरिया इज अ कंडीशन इन विच यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 ml पर डे। यदि किसी पर्सन के अंदर यूरिन आउटपुट एक दिन में 100 ml से कम हो जाए तो इस कंडीशन को आप एन्यूरिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मली हम एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml पर डे यूरिन आउटपुट माना जाता है, या यूँ कहें 30 ml पर आवर, इससे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इन एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट इन इज टू करेक्ट न्यूट्रिशनल एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन है जो कि मुख्य रूप से अडल्ट फीमेल्स में पाई जाती हैं, और इसके अंदर उनका वेट बढ़ ना जाए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है या कम खाया जाता है। यदि आपके पास कोई एनोरेक्सिया का पेशेंट आता है तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी न्यूट्रिशनल और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना। एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो पर्सन खाना खाता नहीं है, और बुलीमिया नर्वोसा इसका ऑपोजिट होता है जिसके अंदर एक्सेसिव ईटिंग देखी जाती है। परसेंटेज ऑफ नियोनेट्स बॉडी इज अबाउट 80%. द परसेंटेज ऑफ वाटर इन नियोनेट्स बॉडी इज अबाउट 80%. नियोनेट्स में शरीर के कुल वजन का लगभग 80% पानी होता है। सिंपली कहें तो नियोनेट का शरीर लगभग 80% भाग पानी से बना होता है। अडल्ट्स के अंदर ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 60%। हमारे शरीर का 60% भाग पानी से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टिटैनी इज कॉज्ड बाय द हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया इज कॉज्ड बाय द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। यदि किसी पर्सन के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड के सिक्रीशंस कम हो जाएं, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स की कमी हो जाए तो उस पर्सन के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, और इसकी वजह से टिटैनी नामक डिजीज़ हो सकता है। टिटैनी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, अकड़न देखने को मिलती है। नॉर्मली जो कैल्शियम का लेवल होता है वो 8.5 से 10.5 के बीच माना जाता है। बटरफ्लाई रैश अपॉन द फेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस। यदि किसी पर्सन के फेस पर तितली के आकार का, जैसे ये मान लीजिए तितली है, तितली के आकार का रैश पाया जाए, और ये पर्सन की मान लीजिए नोज़ है, ये उसका फेस है कंप्लीट, ये नोज़ वाला एरिया है, और ये इस तरह से उसके चेहरे पर निशान पाया जाए, रैश पाया जाए जो दिखने में लगभग तितली के आकार का है, तो इस सिचुएशन को हम सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथेमेटस या SLE के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ लेबर एंड एंड्स विद द सर्वाइकल डायलेशन अप टू 10 सेंटीमीटर। ट्रू लेबर पेन से शुरू होकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होने तक लेबर की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट्स एयरवे इज द प्राइमरी पोस्ट ऑपरेटिव कंसर्न। ऑपरेशन के बाद पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है।
If patient lost his body's 50 to 20% of blood, hypovolemia can occur. यदि किसी पर्सन के शरीर से उसका 15 से 20 प्रतिशत भाग ब्लड यदि निकल जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उसमें हाइपोवॉलीमिया होने की संभावना रहती है. Cullen's sign is a bluish discoloration around the umbilicus. This sign is seen in a patient who have perforated pancreas. यदि किसी पर्सन के पैंक्रियाज में परफोरेशन हो जाए, छेद हो जाए, छिद्रित हो जाए, तो इस सिचुएशन में कुलिन साइन पाया जाएगा. कुलिन साइन क्या होता है? पर्सन की नाभि या अम्बिलिकस के आसपास ब्लू कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा. यही कुलिन साइन कहलाता है. पैंक्रियाज हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरह की ग्लैंड्स के फंक्शन को परफॉर्म करती है. इंसुलिन का सिक्रीशन भी यहाँ मौजूद बीटा सेल्स के द्वारा ही किया जाता है. इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. Laminectomy is a surgical procedure used to remove the herniated portion of a intervertebral disc. हमारी रीढ़ की हड्डी में यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर यदि कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उसे हम हर्निएटेड पोर्शन कहते हैं. इस हर्निएटेड पोर्शन को, एक्स्ट्रा ग्रोथ को इंटरवर्टिब्रल डिस्क से निकालना लेमिनेक्टोमी कहलाता है. लेमिनेक्टोमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क से एक्स्ट्रा पोर्शन या हर्निएटेड पोर्शन को निकालते हैं. इसकी वजह से पर्सन के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम में प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है. इफ इंड्यूरेशन ऑफ 10 mm और ग्रेटर एट द इंजेक्शन साइट मीन्स ट्यूबरक्लिन, स्किन टेस्ट पॉजिटिव. ट्यूबरक्लोसिस डिजीज यानी टीबी के लिए हम मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं और मॉन्टेक्स टेस्ट जो है इंट्राडर्मल रूट से किया जाता है. जिस साइट पर, जिस जगह पर इंट्राडर्मली इस इंजेक्शन को लगाया गया है उस साइट पे यदि 10 mm का, 10 मिलीमीटर या इससे अधिक साइज का इंड्यूरेशन या निशान पाया जाए, उभार पाया जाए, तो हम कहेंगे कि पर्सन में ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ मौजूद है, टीबी से ग्रसित है. टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. नेक्स्ट आता है कॉप्लिक स्पॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉप्लिक स्पॉट सीन इन मीजल्स डिजीज, मीजल्स ऑल्सो कॉल्ड रूबियोला. मीजल्स डिजीज को हम रूबियोला के नाम से भी जानते हैं और इस डिजीज में, मीजल्स डिजीज के अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स पाए जाते हैं. कॉप्लिक स्पॉट्स पर्सन के माउथ में, बकल कैविटी में पाए जाते हैं. इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसुलिन इंजेक्शन निडल साइज 25 गॉज एंड साइज 5 by 8 इंचेस लॉन्ग. इंसुलिन जो एडमिनिस्टर की जाती है उसका जो साइज होता है निडल का 25 गॉज होता है और उसकी लंबाई की बात करें तो 5 by 8 इंचेस लंबाई उसकी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉल्यूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट मोर देन 1500 ml विद इन 24 hours. एक्सेसिव यूज ऑफ सिडेटिव्स में कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. सिडेटिव्स के अत्यधिक उपयोग से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज Z-track method is used to administer IM injection of iron dextran. Z-track method को हम मुख्य रूप से उन दवाओं के इस्तेमाल के लिए उपयोग करते हैं जो कि शरीर के अंदर इरिटेशन कॉज करती हैं या फिर स्टेनिंग कर सकती हैं, टिश्यू का कलर बदल सकती हैं. Z-track मेथड में हम क्या करते हैं, निडल को इंजेक्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर पार्ट के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और फिर इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं डीपली. मैच्योर मसल्स में ये दिया जाता है. एस्पायरेशन करने के बाद फिर उसके बाद हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं और जैसे ही निडल निकालते हैं इंजेक्शन साइट से तुरंत हम स्किन को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से जो ड्रग है उसका बैकफ्लो ना हो पाए और यही मेथड है Z-track मेथड कहलाता है. Z-track इंजेक्शन देने के बाद कभी भी इंजेक्शन साइट को आप रब ना करें.
Abruptio placenta is a premature separation of normally implanted placenta. It may partial or complete. Abruptio placenta का मतलब होता है समय से पहले प्लेसेंटा का प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट से उखड़ जाना, उधड़ जाना, हट जाना, जिसकी वजह से पर्सन में पेन के साथ ब्लीडिंग होती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है pelvic inflammatory disease is a common complication of gonorrhea in women। अब हम बात करते हैं वुमेन्स के अंदर पाए जाने वाले गोनोरिया डिजीज की, जो कि निजेरिया गोनेरी के कारण होता है, और ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिमा इज ट्रीटेड बाय लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक। यदि किसी पर्सन में एडिमा सिचुएशन है तो उस पर्सन को हम फ्लूइड इनटेक के लिए लिमिट करेंगे, अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट या इनटेक के लिए बाध्य करेंगे। प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन इफ यू थिंक दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। नर्सिंग ऑफिसर्स, यू शुड प्लेस द ब्लड प्रेशर कर्व 1 इंच अबव द एंटीक्यूबाइटल फोसा। आप हमेशा याद रखिएगा नर्सिंग ऑफिसर्स, जब कभी भी आप ब्लड प्रेशर लेने जाएं तो बीपी कफ को एंटीक्यूबाइटल फोसा से 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बांधें। इससे आपकी जो रीडिंग है एकदम एक्यूरेट आएगी। नियोनेटल वेट 1500 ग्राम और लेस एट बर्थ इज नोन एज वेरी लो बर्थ वेट बेबी। यदि किसी बच्चे का जन्म के समय वजन 1500 ग्राम या इससे कम है तो इसे हम वेरी लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है 2.5 kg या 2500 ग्राम्स। यूजुअली इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ एब्रप्टियो प्लेसेंटा। एब्रप्टियो प्लेसेंटा का इमीडिएट ट्रीटमेंट सिजेरियन डिलीवरी को माना जाता है। हमने डिस्कस किया था कि एब्रप्टियो प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है इम्प्लांटेशन साइट से। इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीवियसली फॉर्म्ड थ्रोम्बस कांट डिसॉल्व बाय एंटीकोगुलेंट्स। यदि किसी पर्सन के अंदर बॉडी में ब्लड क्लॉट बन गया है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और इस जगह पर क्लॉट बन गया है, थक्का बन गया है, आर्टरी से चिपका हुआ थक्का है जिसे हम थ्रोम्बस के नाम से जानते हैं, तो इस पर्सन को यदि आप एंटीकोगुलेंट्स देंगे तो ये थक्का डिसॉल्व नहीं होगा, गलेगा नहीं। एमनियोसेंटेसिस इज अ निडल एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड एट 15 to 17 वीक्स gestation to detect fetal abnormalities। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी सहायता से हम 15 से 17 वीक के प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट से एमनियोटिक फ्लूइड को निडल की सहायता से निकालते हैं, और ऐसा करके इस प्रोसीजर को करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो फीटल के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ को पता करने का है कि फीटस के अंदर किसी प्रकार की जेनेटिक या और किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इसे डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है, तो याद रखिएगा 15 से 17 सप्ताह की उम्र पर हम एमनियोसेंटेसिस यूजुअली परफॉर्म करना सेफ मानते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉमन एडवर्स इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन। एंटासिड एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यदि किसी पर्सन में एंटासिड जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिए जा रहे हैं तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट होगा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। क्लबिंग ऑफ डिजिट्स एंड बैरल चेस्ट में डेवलप इन अ पेशेंट हु हैज COPD। यदि किसी पर्सन को COPD डिजीज़ है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उसका चेस्ट बैरल के समान हो जाएगा और उसकी जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो क्लबिंग हो जाएंगी, कुछ इस तरह से फूल जाएंगी। उसकी जो फिंगर्स हैं कुछ क्लब शेप की हो जाएंगी और जो उसका चेस्ट है वो बैरल की तरह देखने में दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन प्लेस्ड इन डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछा जाता है कि फीमेल में कैथेटराइजेशन के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो आप बताएंगे डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इस पोजीशन में फीमेल को सुपाइन लेटाया जाता है और फिर नीज से उसके पैरों को फोल्ड किया जाता है। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट 1.25 फीट अप्रॉक्स रहना चाहिए। Patient should not take more than 3 tablets of nitroglycerin within 15 minutes period। जब किसी पर्सन के अंदर चेस्ट पेन होता है, हमें लगता है कि इसे एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, तो हम सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन उसमें एडमिनिस्टर करते हैं। पहली टैबलेट देते हैं, रिलीफ नहीं आता, 5 मिनट बाद दूसरी देते हैं, फिर भी यदि रिलीफ नहीं आता तो उसके 5 मिनट बाद तीसरी टैबलेट देते हैं। टोटल 15 मिनट के ड्यूरेशन से हम सबलिंगुअल रूट से 3 नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स नहीं देनी चाहिए और फिर ये मानना चाहिए कि पर्सन को हो सकता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा हो, एंजाइना पेक्टोरिस से कई सीवियर कंडीशन है ये, और उसे फिर हॉस्पिटल के ले जाने की तैयारी कर देनी चाहिए। हेमोडायलिसिस इज यूजुअली परफॉर्म 24 आवर्स बिफोर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यदि किसी पर्सन के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है तो उससे 24 घंटे पहले हम उसका हीमोडायलिसिस करते हैं। इन्फेंसी इज अ पीरियड ऑफ बर्थ टू एज 1। जन्म से 1 साल की उम्र तक का समय इन्फेंसी पीरियड कहलाता है। एमनेशिया मीन्स मेमोरी लॉस। यदि किसी पर्सन में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चीज़ों को भूल जाता है, तो इसे हम एमनीशिया के नाम से जानते हैं। एन इन्फेंट विथ क्लेफ्ट पैलेट इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। यदि किसी पर्सन में क्लेफ्ट पैलेट मौजूद है, उसका तालु कटा हुआ है, तो उस पर्सन के अंदर ओटाइटिस मीडिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर इन्फेक्शन माना जाता है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। नियोनेट्स इंटेस्टाइन कांट सिंथेसाइज विटामिन के। विटामिन के इज इसेंशियल टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, सो विटामिन के इज गिवन। न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया नहीं होता, और इस बैक्टीरिया की एब्सेंस की वजह से उसके शरीर में विटामिन के का निर्माण नहीं हो पाता। विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आपने देखा होगा जन्म के बाद न्यूबॉर्न बेबीज़ को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द्वारा विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है। विटामिन के को एडमिनिस्टर करने का सबसे मुख्य कारण यही है कि बच्चे में न्यूबॉर्न के अंदर किसी प्रकार की ब्लीडिंग ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए हम विटामिन के इंजेक्शन देते हैं। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियोटॉमी। एमनियोटॉमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम या जिसके द्वारा हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं। एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 to 13 किलोग्राम। सिंपली हम कहें तो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन 11 से 13 किलो के बीच कुल वजन को गेन करती है। इन्फॉर्म कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर हम पर्सन या पेशेंट की बॉडी में कोई भी सब्सटेंस या आर्टिकल इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं। ऐसा कोई भी प्रोसीजर हो जिसमें हम पेशेंट की बॉडी में कोई इक्विपमेंट डालें तो उसे हम इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं। और इस प्रकार के प्रोसीजर्स को करने से पहले पर्सन का इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्म कंसेंट लेना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर द्वारा इन्फॉर्म कंसेंट लेना का मतलब ये होता है कि डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को सारा प्रोसीजर बताया जाता है कि हम इस प्रोसीजर में इस तरह की चीज़ को करेंगे और इस प्रोसीजर को किए जाने का ये उद्देश्य है, और इसके फलस्वरूप आपको ये फ़ायदा और ये नुकसान हो सकता है। डॉक्टर द्वारा उस पर्सन को ये सभी बातें बता दी गई हैं। इसे एक पेपर पर लिखकर पर्सन से सिग्नेचर लिए जाते हैं। ये सारा प्रोसीजर इन्फॉर्म कंसेंट कहलाता है। गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर ईटिंग। यदि किसी पर्सन के स्टमक में गैस्ट्रिक रीजन में अल्सर है तो उससे खाना खाने के तुरंत बाद ही पेन होने लगेगा, और यदि पर्सन के ड्यूडेनल पार्ट में अल्सर है तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद पेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल फास्टिक ग्लूकोज लेवल इज 60 to 200 mg/dl। आप सिंपली याद रखिए कि
नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg/dl होता है। ब्रेन डेथ इज अ इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन। ब्रेन डेथ के वजह से ब्रेन के फंक्शंस रुक जाते हैं और हम इसे फिर ठीक नहीं कर सकते। इट इज़ अ इरिवर्सिबल टाइप ऑफ थिंग। नॉर्मल रूम ह्यूमिडिटी इज़ 30 to 60%। नॉर्मल रूम ह्यूमिडिटी जो होती है वो 30 से 60% होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायुमंडल में हवा के साथ मौजूद पानी की मात्रा। सिंपली आप इसे उमस कह सकते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स विथ फुल सर्वाइकल डायलेशन एंड एंड्स विथ द नियोनेट्स बर्थ। सेकेंड स्टेज जो लेबर की होती है सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होते ही शुरू हो जाती है और बच्चे के जन्म के बाद कंप्लीट मानी जाती है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट शुड बी रीड आफ्टर 48 to 72 आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टीबी में जो मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है उसे आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हम 48 से 72 घंटे बाद रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2000 ml वाटर डेली। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स को मिनिमम कम से कम 2 लीटर या 2000 ml पानी पीना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिटोसिस इज अ ड्रूपलिंग ऑफ आईलिड्स। पलकों का गिर जाना। पलकों का गिर जाना पर्सन की इच्छा के बिना पलकों का गिर जाना ड्रॉपलिंग ऑफ आईलिड्स या पिटोसिस के नाम से जाना जाता है। पिटोसिस कंडीशन जो है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में देखने को मिलती है। इस बीमारी में एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है अल्टर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी। इट इंक्लूड एयर, वाटर, फूड, कंफर्ट, सेक्स एक्सेट्रा। मास्लो हायरार्की नियम के अनुसार आपने इस तरह का पिरामिड देखा होगा। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के सिद्धांत के अनुसार जो सबसे पहली आवश्यकता है, मोस्ट बेसिक नीड है, जो इस बेस पार्ट में मानी जाती है, इसके अंदर पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड जैसे फूड, वाटर, एयर आदि को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सो एवरीवन, दिस वाज ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel for nurses preparation for more such interesting videos. All the best.